2018 के राइडर मेनिया में जब GT 650 और इंटरसेप्टर 650 लॉन्च हुई, तब से लेके अभी तक इन्हें कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिला। रेट्रो के नाम पे जो रॉयल एनफील्ड का एक अदद कॉम्पिटिटर आया, वो भी 350 सीसी सेगमेंट में। तो क्या इंटरसेप्टर और GT 650 अनराइवल्ड रहने वाली हैं? क्या रेट्रो 650 सेगमेंट में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होने वाला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर BSA गोल्ड स्टार 650 आ चुका है। बात करेंगे BSA की हिस्ट्री के बारे में, गोल्ड स्टार 650 के बारे में, कैसे ये इन मोटरसाइकिल से कॉम्पीट करती है, क्या चीज़ें इसमें अलग हैं, क्या चीज़ें सिमिलर हैं, इन सारी बातों पे ध्यान देंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो किसी भी क्लासिक मोटरसाइकिल में ऐसा क्या होता है जो उसे बाकी मोटरसाइकिल से अलग करता है? अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली उस मोटरसाइकिल ब्रांड की हिस्ट्री, और दूसरा उस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन एस्थेटिक्स। और बात करें अगर हिस्ट्री की तो BSA स्टैंड्स फॉर बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी। अब ये जो मोटरसाइकिल कंपनी है, रॉयल एनफील्ड की तरह ही ये भी पहले आर्म्स मैन्युफैक्चर करते थे, एंड प्रोबेबली लेटर ऑन टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस दे मूव्ड इनटू साइकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार BSA की साइकिल तो हमने सुनी है, पर BSA की मोटरसाइकिल कब से मैन्युफैक्चर होने लगी? तो मेरा जवाब आपके लिए है कि BSA की मोटरसाइकिल्स तब से मैन्युफैक्चर हो रही हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। कहने का मतलब है कि BSA ने 1900s में मोटरसाइकिल मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनफैक्ट 650 सीसी में और इस सेगमेंट के आसपास में इन्होंने काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स इनकी जानी जाती हैं अपने स्पीड रिकॉर्ड्स के लिए। पिछले 30-40 साल से BSA जो है वो पूरी तरह से लगभग डेड हो चुका था। अब इसे रिवाइव किया है महिंद्रा प्रमोटेड क्लासिक लेजेंड्स ने, जो कि जावा भी सेल करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में। तो बात करें जावा की, तो इसका रेट्रो और विंटेज वाइब जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। सबसे पहले देखिए हेडलाइट, तो ये पूरी तरह से राउंड शेप हेडलैम्प है। आते हैं इंजन की तरफ, तो अगर आप इस इंजन को देखें और अगर आपने जो पुरानी गोल्ड स्टार है उसके इंजन को देखा होगा, तो आपको ये दोनों बहुत सिमिलर लगेंगे। मतलब कि आप जो ये एरिया हो चाहे ये एरिया हो, जैसे ये तो ऊपर से सिर्फ एक कवर डाला गया है ताकि एस्थेटिक्स जो है वो पहले वाले इंजन से मैच करे। हालांकि इस इंजन का जो ओरिजिन है वो रोटैक्स इंजन का है, जो कि BMW के 650s में अराउंड अर्ली 2000s इंडिया में आ चुका है। पर ये जो इंजन है ये उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। वो कार्बोरेटेड इंजन था, बट दिस इज़ अ मच बेटर इंजन। अगर आगे बढ़ते हैं तो चाहे इसका मिड सेक्शन हो, ये भी एकदम प्रॉपर रेट्रो लुक को मेंटेन करता है, और चाहे इसका ये मड गार्ड होल्डर हो और चाहे साइलेंसर के लुक हो, ये प्रॉपर रेट्रो विंटेज वाइब देते हैं। एक चीज़ जो इसके साइलेंसर में है जो हमने बाकी मोटरसाइकिल्स में शायद नहीं देखा है, वो है इसकी DB किलर रिमूवेबल कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे ये जो नट्स हैं इनसे आप ये DB किलर हटा सकते हैं और आप इस थंपर की थंब वापस ला सकते हैं। आप में से अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि थंब तो सिर्फ रॉयल एनफील्ड से एसोसिएटेड है, पर ऐसा नहीं है। जनरली जितने भी सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं उनको हम थंपर ही बोलते हैं, एंड बिकॉज दिस इज अ 650 सीसी बिग 1 सिलेंडर इंजन, इस वजह से इसे भी थंपर ही कहेंगे। और वापस आते हैं इसके रियर लुक्स पे। अगर आप मेरी बात माने तो मैं कहूँगा कि ये मार्केट में अंडर 1000 सीसी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइंड किसी भी मोटरसाइकिल का रियर है। मतलब कि ये इतना ज़्यादा इतना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है कि दूर से किसी भी तरह से ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी डिज़ाइन के साथ ही सीमलेसली इंटीग्रेटेड हो। हालांकि ये जो इसका ये पार्ट है, ये ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में आया है। जो पुरानी गोल्ड स्टार थी उसमें भी रियर लाइट जो है वो काफ़ी सिमिलर थी। और ऐसा नहीं है कि जब हम इस साइड आ जाएं तो बाइक में इंटरेस्टिंग चीज़ें ख़त्म होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक सिगरेट लाइटर कनेक्टर, मतलब कि अगर आपका पावरफुल एयर इन्फ्लेटर है तो वो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आगे के डिज़ाइन में आए तो यहाँ पे है एक बड़ा सा रेडिएटर गिल, जो कि इसे ओवरऑल इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है।
और बात करते हैं अब इसके राइडिंग स्टैंड के बारे में। तो अगर आप इस पे देखेंगे, आराम से बहुत ही ज़्यादा अपराइट पोजीशन है, और अपराइट होने के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। मतलब किसी भी तरह से ये ऐसे कमिटेड पोजीशन जो होते हैं, जो कि आप जनरली जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी में कि आप थोड़ा सा झुक के चलाते हैं, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लासिक 500 से सिमिलर, इंटरसेप्टर से सिमिलर ही इसका स्टांस है ओवरऑल, और जो हैंडल बार्स हैं काफ़ी चौड़े हैं, जिससे कि आपको एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन का एहसास होता है। और मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद आपका ध्यान जाता है इसके दोनों प्यारे से ब्यूटीफुली डिजाइन टायर्स पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टायर्स में जो कि मार्किंग है, जो डिटेल्स हैं, वो इतने ज़्यादा क्लियरली लिखे हुए हैं कि आपको आराम से दिखते हैं। हमने ये देखा है और रेट्रो मोटरसाइकिल्स में कई बार ऐसा होता है कि जो नंबर्स है वो इतने छोटे होते हैं कि व्हेन यू आर राइडिंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड इट्स वेरी हार्ड टू सी देम, और जो कि कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। और बात करेंगे लुक्स की, तो इस मोटरसाइकिल में जो बाकी रेट्रो मोटरसाइकिल से अलग है वो है इसकी तीसरी आंख। अब ये तीसरी आंख क्या करती है, अगर उसके बारे में हम देखें तो उसके लिए हमें करना होगा स्विच ऑन, और मोटरसाइकिल को स्विच ऑन करते ही ये जो एनालॉग मीटर है वो पूरी तरह से लाइव हो जाता है, और ये जो अपने आप को रीसेट करता है, और जैसे सामने वाले जो तीसरा कंसोल है उसमें लाइट्स ऑन होती है, वो अपने आप में ही एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है। मतलब जितनी बार भी अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड करने जा रहे हैं तो इट फील्स लाइक द मोटरसाइकिल इटसेल्फ इज वेलकमिंग यू। जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके हैंडल बार पे यहाँ भी आपको दो USB कनेक्शन मिलते हैं, USB टाइप A और USB टाइप C। मतलब इट इज़ वेरी ईजी टू चार्ज योर फोन वाइल यू आर ऑन द गो। इस मोटरसाइकिल में जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि जो इसकी वायर्स हैं वो बहुत ही नीटली टग्ड हैं। मतलब आपको ऐसे इसकी वायर्स जो है वो दूर दूर से ऐसे निकली नहीं दिखती हैं, जो कि अपने आप में इसके ओवरऑल अपील को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस मोटरसाइकिल का शैसी जिस कंपनी ने डिज़ाइन किया है वो कंपनी काम करती है बाकी सुपर कार कंपनीज के साथ। ओवरऑल लुक एंड फील बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल है। आजकल नियो रेट्रो मोटरसाइकिल्स जो हैं उसमें कई बार फील की कमी होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें किसी भी तरह से फील की कमी है। मुझे पता है हमारी बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुनना चाहती होगी, तो अभी सुना देते हैं। अगर आप इस मोटरसाइकिल को ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे अपने पास के शोरूम में जाके चेक करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लुकिंग मोटरसाइकिल है। टेस्ट राइड भी लीजिए, हम भी इसकी टेस्ट राइड करेंगे थोड़े दिनों में और आपको बताएंगे अपना ओवरऑल। तो फाइनली आते हैं मोटरसाइकिल के प्राइस पे। ये मोटरसाइकिल इंडिया में जो अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है दैट इज अराउंड 2.99 लाख, और यहाँ पे इसका दाम है 5400 या 5400 पाउंड के आसपास, जो कि इंडियन मनी में रफली होता है 5.5 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से जो भी ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए अपने आप को खरीदने से उन मोटरसाइकिल्स को, क्योंकि इन्हीं मोटरसाइकिल्स का दाम बाहर के देशों में जैसे यूके में ऑलमोस्ट डबल है। तो मतलब आप समझिए कि 5.5 लाख की मोटरसाइकिल आपको लगभग आधे दाम में मिल रही है। अगर यही चीज ऐसा किया होता कि ये यूके से बन के आ रही होती और इंडिया में इंपोर्ट होती, तो कितने सारे लोगों के लिए इसे एक्सेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता यार। और ये सारी बातें तो थी मोटरसाइकिल के बारे में। अब बात करते हैं आपसे। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है हमें और कवर करनी चाहिए थी? ऐसी कोई और मोटरसाइकिल है जो आप चाहते हैं हम कवर करें इस चैनल पे, तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और 99% कमेंट्स का हम रिप्लाई भी देते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला वॉक अराउंड वीडियो है। आपको पता है मैंने यूट्यूब बहुत ही रिसेंटली शुरू किया है, तो अगर वीडियो में थोड़ी ऊंच नीच हो तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए ऑसम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।